हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसका सब्जेक्ट कोड है AAS 103D। इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से जाइए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कीजिए। आज हम लेक्चर नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जैकोबियन के बारे में, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, सेवरल वेरिएबल्स, लेग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई एंड अप्रोक्सीमेशन एरर। इसका मतलब क्या है कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, बट हर यूनिट के साथ हमें एप्लीकेशन पार्ट भी गिवन है। एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके AQ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 4 होगा वो टोटली होगा एप्लीकेशंस के ऊपर, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब लेक्चर जो हमारे लेक्चर 4 आएंगे, यूनिट 1 के 4 लेक्चर आएंगे, जिसमें हम 3 लेक्चर में पूरा का पूरा कैलकुलस कवर किया है, और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम एप्लीकेशन पार्ट को कवर करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको अभी तक ये जो हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़े हैं आपको वो समझ आ गए होंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की 1 शॉट वीडियोस इसी चैनल पे लाने वाले हैं। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जैकोबियन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जैकोबियन होता क्या है? अभी हमने पढ़ा जैसे u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मुझे u का चेंज निकालना है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करती थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से मैं चेंज निकाल सकती थी। बट अगर मेरे पास 2 से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है और उनका जो फंक्शन है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी सेम है, तो अगर मुझे uv का चेंज एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है तो तब मैं किसकी हेल्प से निकालूंगी? जैकोबियन की हेल्प से। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे पास u इज इक्वल टू f1 xy, ये मेरे पास पहला फंक्शन है। u क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, xy क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक मेरे पास v है f2 जो कि है xy, यानी v क्या है? दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, xy क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मुझे uv का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू xy, तो मैं किसका यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी जैकोबियन का। जैकोबियन की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ? uv का चेंज विद रिस्पेक्ट टू xy फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्लियर है? जैकोबियन होता क्या है? और अगर सिंपली अगर मुझे u का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना हो, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, हमने देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से हम इस चेंजेस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्लियर है? तब जैकोबियन के यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हेन 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल आर फंक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी फाइंड बाय यूजिंग जैकोबियन। जैकोबियन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हों और उनका जो फंक्शन है उसके अंदर जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रेस्पेक्ट में हमें चेंज निकालना हो, तो जब हम यूज करते हैं जैकोबियन का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैकोबियन ऑफ 2 वेरिएबल। इसका मतलब 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है उसके अंदर 2 वेरिएबल है। जैसा कि हमने देखा कि u और v के जो फंक्शन है इसमें 2 वेरिएबल्स है, xy। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे जब हमारे पास फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, तब हम किस तरीके से चेंज निकालता है। इसका मतलब मुझे चेंज कैसे निकालना है? uv का मुझे चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू xy, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का हम चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले आप पहला डिपेंडेंट वेरिएबल लो, कौन है? u का x के रेस्पेक्ट में निकालो, फिर u का y के रेस्पेक्ट में, फिर v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में। सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे, फिर डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, फिर डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे, और जो सॉल्व करके आएगा वो आपको क्या आएगा? जैकोबियन आ जाएगा uv का विद रिस्पेक्ट टू xy। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 वेरिएबल्स का, जब हमारे पास फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? ये आपको पता है मैट्रिसेस है, इसको आपको सॉल्व करना तो आता होगा, नहीं आता तो हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। समझ आइए फॉर्मूला कैसे है? पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल लो, उसका x के साथ, फिर u का y के साथ, फिर v लो, v का x के साथ, v का y के साथ। क्लियर है? वही इसके अंदर लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वही इसके अंदर लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy। ठीक है? अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ x इज इक्वल टू e की पावर v sin u, y इज इक्वल टू e की पावर v cos u, देन इवेल्युएट
डेल यानी जैकोबियन निकालना है एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यूवी, एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यूवी, यानी एक्स और वाई अभी इसमें क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और यू और वी क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है? तो अब हमें क्या निकालना है, मैंने अभी आपको बताया हम जैकोबियन किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल। अब देखो हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू ई की पावर v साइन यू, साइन यू है ना, साइन यू, और y इज इक्वल्स टू ई की पावर v कोस u। हाँ यही है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई का चेंज निकालना विद रेस्पेक्ट टू u v। इसका मतलब हम क्या निकाले, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू u v। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप पहले फॉर्मूले लिख लीजिए। फॉर्मूले में क्या होता है, पहला डिपेंडेंट वेरिएबल लो x, उसका निकालो u के साथ, फिर v के साथ, फिर दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल लो y, फिर उसका u के साथ, देन उसका v के साथ। तो यानी डेल x अपॉन डेल u, फिर डेल x अपॉन डेल v, और फिर डेल x अपॉन डेल y अपॉन डेल u एंड डेल y अपॉन डेल v। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। डेल x अपॉन डेल u का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव करना है x का विद रेस्पेक्ट टू u। x क्या है, x इज इक्वल टू ई की पावर v साइन u, x का करना है u के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में करोगे तो v कैसा रहेगा, v हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर साइन u का क्या हो जाएगा, कोस u। आपको पता है ना साइन x का कोस x होता है डेरिवेटिव, तो साइन u का क्या हो जाएगा, कोस u। यानी डेल x अपॉन डेल u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर v कोस u। अब x का v के साथ निकालना है, x का v के साथ निकालेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, साइन u कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। साइन u कांस्टेंट है, e की पावर v का e की पावर v, और v का v के रेस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ e की पावर v साइन u। ठीक है, अब y का रेस्पेक्ट, y का निकालेंगे डेरिवेटिव u के साथ, फिर y का v के साथ। अब y क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर v कोस u। पहले y का निकालेंगे u के साथ निकालेंगे तो e की पावर v कांस्टेंट है, साइन x का कोस x होता है, कोस x का क्या होता है माइनस का साइन x, यानी माइनस का साइन u। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर v साइन u। क्लियर है? अब इसका v के साथ निकालेंगे तो कोस u कैसे रहेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, e की पावर v का e की पावर v। तो यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर v कोस u। क्लियर है? जस्ट सिंपल। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसके मल्टीप्लाई यहाँ। जब हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होता है, 2x2 का मैट्रिक्स आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, अगर मेरे पास x y z t है, ये मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, तो आप किस तरीके से कंप्यूट करते हो, x की t में मल्टीप्लाई करते हो, बीच में माइनस आता है, फिर z की y में, इस तरीके से तो निकालते हो जब आपका 2x2 मैट्रिक्स को आपको कंप्यूट करना होता है। यहाँ पे भी सेम आपको यही करना है। तो e की पावर v कोस u, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर v कोस u का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर v साइन u इंटू e की पावर v साइन u। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर 2v का मतलब कैसा है, e की पावर v का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e की पावर 2v एंड कोस स्क्वायर u, माइनस माइनस प्लस e की पावर 2v, e की पावर v 2v इंटू साइन स्क्वायर u। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि e की पावर v इंटू e की पावर v, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो e की पावर v प्लस v, तो हो जाएगा e की पावर 2v। क्लियर है? तो e की पावर 2v आपका कॉमन आ गया, आपका क्या बचा, कोस स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u। आप जानते हो कोस स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u क्या होता है, 1, तो 2 की पावर e की पावर 2v आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी क्या है आपका, e की पावर 2v। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से एकेटिव में आने के चांसेस रहते हैं। 2 नंबर में आपसे पूछ ले, 3 वेरिएबल का, जब हम अभी तो हमने 2 वेरिएबल का पढ़ा, जब हमारे पास फंक्शन में 3 वेरिएबल आते हैं तो वो हमारा वहां से 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट आपका 3 वेरिएबल, कि हमारे पास 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तीनों ही फंक्शन है किसके, सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो अगर हमें निकालना है u v w का विद रेस्पेक्ट टू x y z, तो हम वो जैकोबियन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने 2 का देखा था, जब हमारे पास 2 वेरिएबल थे, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल थे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो हम कैसे कर रहे थे, u का x के साथ, u का y के साथ, v का x के साथ, v का y के साथ, इसी तरीके से यहाँ करना है। अब u का पहले x के साथ निकालोगे, डेल u अपॉन डेल x, फिर u का y के साथ, फिर u का z के साथ, डेल u अपॉन डेल y, फिर डेल u अपॉन डेल z, फिर v का x के साथ, डेल u अपॉन डेल x,
v का y के साथ del v अपॉन del y, फिर v का z के साथ del v अपॉन del z, फिर थर्ड आपका वेरिएबल है w, del v w अपॉन del x, फिर del v w अपॉन del y, फिर del w अपॉन del z, यानी w का x के साथ, फिर w का y के साथ, फिर w का z के साथ। सिंपल, ये आपका फॉर्मूला होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम 3 वेरिएबल का किस तरीके से निकालता है। जिस तरीके से 2 वेरिएबल का निकालना है, इसी तरीके से 3 का निकालना है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास फंक्शन के 3 डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है u v w। u की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, v की वैल्यू है x माइनस वाई प्लस जेड, w की है x प्लस वाई माइनस जेड। मुझे क्या निकालना है, u v का जैकोबियन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x y z। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u का जो u है इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, बाकी सबका 0। तो del u अपॉन del x क्या आ गया आपका 1। फिर del u अपॉन del y y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0, z का 0, y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ 1 आ गया। फिर del u अपॉन del z निकालेंगे, x y का 0, z के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अब v का x के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में y और z का 0 हो जाएगा, v का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। फिर v का y के रेस्पेक्ट में x और z 0, माइनस है तो -1 आ गया। फिर z का फिर v का z के रेस्पेक्ट में x y 0 हो जाएंगे, z का z के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ 1 आ गया। इसी तरीके से हमने w का निकाला। और जैसे अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट लेंगे 1 रो, 1 जिसमें है ये 1 है ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ो, यानी जैसे हमारे ये होता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। वैसे ये आपको आता होगा, आपने 12th में किया होगा। ठीक है, ये क्या है 1 1 1, बट कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं 3x3 मैट्रिक्स को। सबसे पहले एलिमेंट लिया, ये क्या है 1, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, -1 इंटू -1 1, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर 1 की 1 में तो 1 आ जाएगा। और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हम माइनस लेंगे, यानी पहला जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, सेकंड क्या लेंगे नेगेटिव। फिर ये जिस रो में जिस कॉलम में उसको छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। फिर थर्ड लेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब जैकोबियन ऑफ u v w विद रेस्पेक्ट टू x y z हो क्या आ गया आपका 4। तो यहाँ से आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझ पाओगे। बट ये जो मैट्रिक्स है ना कि 2x2 मैट्रिक्स को हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, मैं ये मान के चलती हूँ कि हाँ ये चीज तो आप 12th में पढ़ के भी आए होंगे। ठीक है, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, ये चीज हमें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इस सेपरेट वीडियो मैं आपके बेसिक्स के लिए बना दूंगी, जहां आपको मैं जितने भी मैथ्स में, कैलकुलेशन, लीनियर अलजेब्रा में जितने भी आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आप कहोगे, जिससे आपके जो बेसिक्स है वो रिवाइज हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले, ये मैट्रिक्स को किस तरीके से कंप्यूट करता है, सब चीजें। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। अब अभी हमने पढ़ा जैकोबियन को हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, किस तरीके से हम चेंज निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका चेंज हमें अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ निकालना हो, जब हमारे पास एक से ज्यादा यानी 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, 2 और मोर ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो हम चेंज निकालते हैं जैकोबियन की हेल्प से। अब जैकोबियन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है कि u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, u फंक्शन है RST का, v फंक्शन है RST का और w फंक्शन है RST का। वेयर RST फंक्शन है XYZ के, देन आपका UVW निकालना है XYZ की। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि UVW जो है वो किसके हैं, वो है RST के फंक्शन, और RST किसका फंक्शन है, XYZ का। तो ये साइकिल बन जाती है कि ये इसका है, ये इसका है। और अगर मुझे जैकोबियन निकालना हो UVW का विद रिस्पेक्ट टू XYZ, तो मैं किस तरीके से निकालूंगी। अगर मुझे UVW का जैकोबियन निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू XYZ, तो आप इस डायग्राम को देख के बताओ मैं किस तरीके से निकालूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले मैं UVW का RST के रेस्पेक्ट में निकालूंगी, फिर RST का XYZ के रेस्पेक्ट में। मैं क्या कह रही हूँ, मैं पहले क्या करूंगी, UVW का किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगी जैकोबियन, RST के रेस्पेक्ट में। फिर मैं किसका निकालूंगी, RST का जैकोबियन निकालूंगी विद रेस्पेक्ट टू XYZ। ऐसी तो करूंगी तो ये होता है हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी, यानी UVW RST का और RST भी किसी और का फंक्शन है। तो अगर मुझे UVW का जैकोबियन निकालना विद रेस्पेक्ट टू XYZ, तो मैं इस तरीके से निकालती हूँ। पहले मैं UVW का RST के रेस्पेक्ट में निकालूंगी, फिर RST का XYZ के रेस्पेक्ट में।
क्लियर है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैकोबियन फॉर द फंक्शन विद साइक्लिक चेन ऑफ वेरिएबल। साइक्लिक का मतलब क्या है कि साइकिल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे चले पूरा घूमी और फिर यहीं आ गए तो एक साइक्लिक हो गया। तो यही है साइक्लिक का मतलब कि जिस फंक्शन से हम चले वहीं हम आ गए। यूवीडब्ल्यू आपका मैं बताती हूँ ये क्या कहता है कि आपका यूवीडब्ल्यू तो है आरएसटी का फंक्शन, आरएसटी का फंक्शन, और फिर आरएसटी यूवीडब्ल्यू का है, यानी जहां से हम चले वहीं आ गए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक वेरिएबल। ठीक है, u xyz का है, v xyz का है, w rsT का है, वेयर xyz द फंक्शन ऑफ uvw। इसका मतलब uvw तो xyz का और xyz भी जो है आपका uvw का है, तो ये बन जाता है साइक्लिक, जहां से हम चले वहीं आ गए। तो उस टाइम हम जैकोबियन ऑफ J1 इंटू J2 किसके इक्वल होगा 1 की। चेन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मुझे इसका इसके साथ निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, पहले uvw का xyz के रेस्पेक्ट में, फिर xyz का uvw के रेस्पेक्ट में। वही मैंने लिखा है, अगर मुझे J1 इंटू J2 निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, पहले uvw का xyz के रेस्पेक्ट में करूंगी, फिर xyz का uvw के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या कहता है, जब आप J1 इंटू J2 करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। आपको पता है कि xyz के xyz कैंसिल, uvw से uvw कैंसिल हो जाएगा, तो वो इक्वल टू 1 ही आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि J1 इंटू J2 जब आप करोगे कोई भी साइक्लिक फंक्शन है तो J1 इंटू J2 की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 के इक्वल आएगी। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 2024-25 में पूछा गया था। क्या पूछा था, इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फाइंड द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू u। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया, एक चीज स्टार्टिंग से ही बता दूं कि जैकोबियन जब हम निकालते हैं तो किसका किसके रेस्पेक्ट में निकालता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से, इस क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है, हमारे पास uvw के क्या है, uvw क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, xyz। तो मैं किस तरीके से जैकोबियन के हेल्प से किसका रेस्पेक्ट में निकाल सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ uvw का विद रेस्पेक्ट टू xyz। यही तो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, कर सकती हूँ, यही तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि जैकोबियन तो यही कहता है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, उल्टा पूछा है, ये पूछ रहा है xyz का चेंज बताओ uvw के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगी, uvw का xyz के रेस्पेक्ट में चेंज निकालूंगी और जो आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी अगर ये 4 आया तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा 1/4। तो यानी मुझे xyz का uvw के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। समझ आया, इसका मतलब uvw xyz में निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया 4, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उल्टा xyz का uvw के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या कर दूंगी, जो भी मेरा आंसर आया उसका उल्टा कर दूंगी, 4 का क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है, अब uvw का xyz के रेस्पेक्ट में अभी हमने पढ़ा था किस तरीके से निकालते हैं, पहले u का x में del u अपॉन del x, फिर u का y में del u अपॉन del y इंटू del u अपॉन del z, फिर v का del v अपॉन del x, फिर del v अपॉन del y इंटू del v अपॉन del z, फिर w का del w अपॉन del x, del w अपॉन del y इंटू del w अपॉन del z। ये तो आपको पता है। अब uvw की वैल्यू की बात करूं तो u की वैल्यू क्या है, xyz, v की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। w की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे del u अपॉन del x निकालना है, यानी u का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो u का x के रेस्पेक्ट में निकालना है, del u अपॉन del x निकालना है। तो yz कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, yz तो ऐसे रहेंगे, और x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा yz। क्लियर है, u का y के रेस्पेक्ट में del u अपॉन del y, उस टाइम क्या कांस्टेंट रहेंगे, y का कर रहे हैं तो xz कैसे रहेगा कांस्टेंट, और y का y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा xz। u का z के रेस्पेक्ट में, u का z के रेस्पेक्ट में तो xy कांस्टेंट रहेगा, और z का z के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा आपका xy। क्लियर है, इसी तरीके से v का x में करोगे, तो v क्या है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, del v अपॉन del x के रेस्पेक्ट में करें, x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n x की पावर n माइनस 1, पावर जो है आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और y का क्या रहेगा 0, z का क्या रहेगा 0। del v अपॉन del y करेंगे,
y करेंगे तो क्या रहेगा, x का क्या आ जाएगा 0 प्लस y का क्या आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में 2y प्लस z का क्या आ जाएगा 0। डेल v अपॉन डेल z निकालेंगे तो x का 0 y का 0 2 z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z। क्लियर है, यानी डेल v अपॉन डेल x 2x, ये 2y और 2z। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है आपका 2x 2y एंड 2z। अब w का निकालेंगे, w क्या है आपका x प्लस y प्लस z। w का x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस y का x के रेस्पेक्ट में 0, x का z के रेस्पेक्ट में 0, यानी 1 आ गया। आप डेल w अपॉन डेल y निकालोगे तो w का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बाकी सब दोनों का 0 हो जाएगा, यानी ये भी 1 आएगा। और डेल w अपॉन डेल z निकालोगे वो भी आपका क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 और 1। अब जस्ट आपको क्या करना है, ये 3x3 मैट्रिक्स बनी है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया ना जैकोबियन को हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो आपको इसमें यही सब है। अब हमने क्या करा है, इसको सिर्फ सॉल्व किया। आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, पहला पॉजिटिव रहेगा ये, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। पहले yz लिया, yz जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2y बीच में हमेशा माइनस आएगा, 2y माइनस 2z। फिर सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसको माइनस लेते हैं, माइनस xz। फिर जो जिस रो में जिस कॉलम में उसको छोड़ो, बाकी दो की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 की 2x में माइनस, बीच में माइनस, 2z की 1 में तो 2z। फिर थर्ड क्या आएगा प्लस, पॉजिटिव आएगा xy जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ो, जो बचे हुए उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 2x में 2x, 2y की 1 में माइनस का 2y। फिर हमने क्या करा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो yz की 2y में करोगे तो 2y स्क्वायर z माइनस 2z स्क्वायर y। इसी तरीके से इनकी भी मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर इन सब में से पूरी इक्वेशन में से क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। फिर y स्क्वायर z माइनस yz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z प्लस xz स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से yz कॉमन ले लिया तो क्या बचा y माइनस z। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस का xz कॉमन लिया तो x माइनस z बचा, प्लस इन दोनों में से क्या करा मैंने, xy कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस y। क्लियर है, जब आप इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या आएगा x माइनस y माइनस z, x माइनस z। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो यहीं छोड़कर आ जाते हैं, जिनको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता कि भाई ये कैसे हो फैक्टराइज, नहीं आता मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करके आ जाते हो, यहाँ तक सॉल्व करके आओगे और इसका रेसिप्रोकल लिखाओगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब ये हमने निकाला है यूवी का एक्स वाई जेड के में, बट मुझे क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। तो ये मेरा आया 2xy z x माइनस z। अब मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1 अपॉन जस्ट ये मेरा आंसर है, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, एक्स वाई का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू क्या आया 1 अपॉन 2x माइनस y माइनस z एंड x माइनस z। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि एक्स वाई जेड का यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कैसे निकालें, भाई कैसे इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के वेरिएबल में निकालेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे ये सोच ही नहीं पाते हैं कि इंडिपेंडेंट का वो डायरेक्टली x का y में कर देंगे, x का v में कर देंगे, x का w में कर देंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप सोचो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्योंकि ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो 7 नंबर में सिंपल तो पूछेगा नहीं कि भाई डायरेक्टली आप जैकोबियन का फॉर्मूला लगाओ और तुरंत ही सॉल्व कर दो। क्लियर है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, जैकोबियन विद वन वेरिएबल इंक्रीज इन द फंक्शन। कि जैकोबियन की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर फंक्शन जो है इंक्रीमेंट होता रहता है, यानी पहले में एक वेरिएबल, फिर दूसरे में 2 वेरिएबल, तीसरे फंक्शन में 3, चौथे में 4, 5, 6, अगर yn निकालेंगे तो उसमें n वेरिएबल होंगे। तो उसका जैकोबियन हम किस तरीके से निकालेंगे, y1 y2 डैश डैश yn का x1 x2 xn के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, y1 का x1 के रेस्पेक्ट में, y2 का x2 के, y3 का x3, y4 का x4 डैश डैश yn का xn। इस तरीके से हम जैकोबियन निकालते हैं जब हमारे फंक्शन में वेरिएबल्स जो है इंक्रीमेंट होते जाते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, फंक्शनल डिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप ऑफ बाय जैकोबियन। इसका मतलब जब आप जैकोबियन निकालो यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और जैकोबियन निकालते निकालते जब हमने लास्ट में कंप्यूट किया तो हमारी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि यूवी डब्ल्यू जो है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हमारा एग्जिस्ट करता है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ यू
u एक फंक्शन है xyz का, v एक फंक्शन है xyz का, एंड w एक फंक्शन है xyz का, और हम जैकोबियन निकाल रहे हैं uv का विद रिस्पेक्ट टू xyz, और जैकोबियन निकाल जब हमने लास्ट में पहुंचा तो वो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि uv आर डिपेंडेंट, फंक्शनल डिपेंडेंट, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम। ये क्या है, uv क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंस है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली मेंशन है कि आपको प्रॉपर्टीज जैकोबियन की आनी चाहिए, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके अंदर से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते। डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब क्या है कि हमारी जो फंक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है उसमें से जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, उनको हम लेफ्ट साइड में नहीं पहुंचा पा रहे, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, क्या आप इसमें से सेपरेट कर सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल को? नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं बोलूं u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें से आप सेपरेट कर दो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल, उनको एक साइड ले आओ, आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसे हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल लिखा हुआ क्या है, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट सेपरेटेड इन LHS फॉर द फंक्शन देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। डिपेंड कोई भी फंक्शन जिसके अंदर से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट नहीं कर पाते, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? अब जैकोबियन फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जैकोबियन अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का निकालने के लिए आ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। वो क्या कहता है कि इफ f1 फंक्शन है u1 u2 डैश डैश un और x1 x2 xn का, इसी तरीके से f2 फंक्शन है u1 u2 डैश डैश un और x1 x2 डैश डैश xn। u1 और x1 क्यों है? क्योंकि अब आप देख पा रहे हो कि अगर हम ये इक्वेशन ले तो ये क्या इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें u भी है और x भी है, इसलिए। क्लियर है? इज इक्वल टू 0 और u1 और xn जो है ये क्या है, हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन है। और जब मुझे u1 u2 डैश डैश un का जैकोबियन निकालना हो विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 डैश डैश xn, तो उसका फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर n डेल f1 f2 डैश डैश fn का पहले आप x के रेस्पेक्ट में निकालोगे, फिर f1 f2 डैश डैश fn का निकालोगे u1 u2 के रेस्पेक्ट में, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे और आपका जैकोबियन निकल जाएगा u1 u2 डैश डैश un का विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 डैश डैश xn का। समझ आया आपको कि क्या कहता है ये इम्प्लिसिट फंक्शन? जैकोबियन का हम इम्प्लिसिट फंक्शन क्या निकालता है, -1 की पावर n क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके पास फंक्शंस कितने हैं, यानी f1 में f1 f2 f3 f4 4 फंक्शन है, तो n की वैल्यू क्या है 4। 2 इक्वेशन गिवन है, 2 इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है तो 2, 3 इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है तो 3, 4 है तो 4। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, और यहाँ से आया हुआ है। जैसा भी आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपका PYQs में पूछा गया, AG2 2023-24 का जब आपका पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन, इफ u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब, देन आपको शो करना था कि डेल uv जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy आपका ये होगा, यानी प्रूफ का क्वेश्चन आया था। अब इसमें जब इक्वेशन को आप देखोगे तो इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि हम इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड नहीं पहुंचा सकते, यानी सेपरेट नहीं कर सकते। और जब भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते किसी फंक्शन में, तो उस फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन अगर हमें निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई। सबसे पहले हम f1 फंक्शन निकालेंगे, सबको एक साइड ले आएंगे, तो u सबको लेफ्ट साइड, u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस का x है तो इधर आके माइनस x हो जाएगा, प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। जैसे आप देख सकते हो कि हमें जो भी फंक्शन निकालना है उसे इक्वल टू 0 मान के चलना है, ठीक है। f1 निकाल लिया, फिर हम क्या निकालेंगे, f2 निकालेंगे। f2 कैसे निकालेंगे, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, x क्यूब को इधर लाएंगे तो माइनस x क्यूब, y क्यूब को इधर लाएंगे तो माइनस का y क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन है, यानी -1 की पावर जो n होती है, n की वैल्यू, यहाँ से हमें क्या पता चल गया, n की वैल्यू क्या है हमारी, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है। अब मुझे uv का xy के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मैंने अभी क्या पढ़ा, uv का अगर मुझे xy के रेस्पेक्ट में निकालना है तो पहले मुझे f1 f2 का x1 x2 के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, फिर f1 f2 का u1 u2 के रेस्पेक्ट में, यही तो मैंने अभी पढ़ा।
देखो मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ये मुझे कहता है कि मुझे आप बताओ uv का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू xy। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, -1 की पावर n, जो कि n क्या है हमारा 2 है। आप क्या निकालो, f1 f2 का जैकोबियन पहले निकालो x1 x2 के साथ, x यानी x और y के साथ। फिर अब जैकोबियन निकालो फंक्शन f1 f2 का, किसके रेस्पेक्ट में, u और v के रेस्पेक्ट में। जस्ट अब आप ये आपका जो भी आएगा ये आपका आंसर हो गया। और n की पावर क्या है 2, तो -1 की पावर 2 यानी 1। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, f1 f2 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू xy। पहले आप ऊपर का फाइंड आउट कर लीजिए, फिर नीचे का, फिर दोनों को डिवाइड कर लीजिए। जब हम इसका करेंगे, अभी हम ये चीज पढ़ के आए हैं कि जैकोबियन अगर मुझे f1 f2 का विद रेस्पेक्ट टू xy निकालना हो तो कैसे करते हैं, पहले f1 का x के साथ, फिर f1 का y के साथ, फिर f2 का x के साथ, फिर f2 का y के साथ। तो निकालिए डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f1 अपॉन डेल y, फिर डेल f2 अपॉन डेल x, फिर डेल f2 अपॉन डेल y। जस्ट आप निकालिए f1 का x के रेस्पेक्ट में, f1 का x के रेस्पेक्ट में, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, x के x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो माइनस है तो -1, और इन सबका क्या हो जाएगा, बाकी सबका 0। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया आपका -1। अब f1 का y के रेस्पेक्ट में, u का 0, v का 0, x का 0, y के रेस्पेक्ट में 1, आगे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। f2 का x के रेस्पेक्ट में, f2 का x के रेस्पेक्ट में, u का क्या हो जाएगा 0, v का क्या हो जाएगा 0, माइनस ऐसी रहेगा। x की पावर n का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, और y का क्या हो जाएगा 0, तो माइनस का 3x²। अब डेल f2 का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस, आगे माइनस, y की पावर n का x की पावर n का पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y²। अब 2/2 मैट्रिक्स को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, -1 की -3y² में, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3y², बीच में माइनस आता है हमेशा, 3x² माइनस 3x² की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। अब आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा y² माइनस x², यानी हमने एक वैल्यू तो कंप्यूट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, f1 f2 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू u, v। अभी हमने पढ़ा जैसे हमने इसका निकाला है ऐसे निकालेंगे, पहले f1 का u के रेस्पेक्ट में, फिर f1 का v के रेस्पेक्ट में, फिर f2 का u के रेस्पेक्ट में, फिर f2 का v के रेस्पेक्ट में, f2 का v के रेस्पेक्ट में। तो निकालिए f1 का u के रेस्पेक्ट में, f1 का u के रेस्पेक्ट में, तो u क्यूब का क्या हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर आगे हो जाएगी, एक पावर कम, तो ये क्या हो जाएगा 3u²। v का रेस्पेक्ट और सबका 0 हो जाएगा क्योंकि और सब कांस्टेंट है, v क्यूब का करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 3v²। f2 का u का रेस्पेक्ट में, f2 का u के रेस्पेक्ट में, तो u² का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। v के रेस्पेक्ट में बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, आपको पता है अगर u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v x y सब कांस्टेंट, सबका 0 हो जाएगा। v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v का करेंगे u x y क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट। तो f2 का v के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, v² का पावर आगे, एक पावर कम, हो गया। तो अब सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6, 6u² v, बीच में माइनस, 3 2 जा 6, 6u v²। तो यहां से आप क्या करोगे, 6u v कॉमन आ जाएगा, 6u v, तो यहाँ के बचा u माइनस, क्लियर है। अब क्या कहता है हमारा फॉर्मूला कि डेल f1 अपॉन f, जैकोबियन ऑफ f1 f2 xy ऊपर आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रेस्पेक्ट टू uv नीचे आ जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं uv का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू xy, तो -1 की पावर n, -1 की पावर 2, क्योंकि दो फंक्शन है, f1 f2 का xy के साथ निकाला तो क्या आ जाएगा 3y² माइनस x², और सेकंड हमने जो निकाला f1 f2 का uv के रेस्पेक्ट में, वो क्या आया 6uv इंटू u माइनस v। -1 का स्क्वायर करेंगे किसी भी नेगेटिव नंबर की, अगर पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा y² माइनस x² अपॉन 2uv इंटू u माइनस v। क्लियर है। अब इससे आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, अब हम देखते हैं क्या हमें यही प्रूफ करना था। अब आप देखोगे हमें क्या, हमारा क्या है v² माइनस x², 2v अपॉन u माइनस v, ये है y², ये है y,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2uv अपॉन u माइनस v। इसका मतलब हमारे लिए प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन आप मान के चलो कि यहाँ से अगर जैकोबियन से आता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन की फर्स्ट प्रेफरेंस रहते हैं कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंसता है। क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, इफ UVW आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके रूट्स है UVW इन लैम्डा, देन प्रूफ करना था। यानी हमें ये समझ आ गया कि अगर हमारा जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो वहां से मैक्सिमम टाइम आपका कैसा क्वेश्चन आ रहा है, प्रूफ करने का, कि आपको प्रूफ करना है। तो आप किस तरीके से प्रूफ करोगे? तो सबसे पहले हम क्यूबिक इक्वेशन निकालेंगे, लैम्डा माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई क्यूब प्लस लैम्डा माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या करना है? यस, समझ आ रहा है। यहाँ मुझे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैं a माइनस बी का होल क्यूब, चलो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। a माइनस बी का होल क्यूब लगाइए तो क्या आएगा, a क्यूब लैम्डा क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल क्यूब अब यहां लगाइए तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a b स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब खोलिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, अब लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब, कितने लैम्डा क्यूब हो गए? 3 लैम्डा क्यूब। ठीक है, अब लैम्डा वाली देखिए, ये 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस ये क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, वाई प्लस जेड। क्लियर है? फिर आपका लैम्डा वाली देखिए, 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर 3 लैम्डा वाई स्क्वायर 3 लैम्डा जेड स्क्वायर, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या कौन सी टर्म बची? माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अगर मैंने इनमें से क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाती है, जो प्लस की टर्म है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है। तो ये नेगेटिव थी एक्स क्यूब, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी लैम्डा क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 3 लैम्डा माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, क्योंकि ये मैंने आपको नोट्स के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, 3 लैम्डा क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस वाई जेड लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लैम्डा माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये पूरा कैसे आ गया ये, तो ये मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दिया कि हमने बस कुछ नहीं किया है, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई और हमारा जो ये इक्वेशन बनकर आ गई। क्लियर है? ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी गई है। अब इसने क्या बोला है कि UVW जो है इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट है। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होता है हम उसके रूट्स की भी होते हैं, तो हम उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें u प्लस v प्लस w निकालना हो तो माइनस b अपॉन ए होता है। ऑलरेडी हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आप दोबारा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है और हमें उसके रूट्स पता है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के ये रूट्स है, तो हम u प्लस v प्लस w फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है माइनस b अपॉन ए, uv vw wv फाइंड आउट कर सकते हैं c अपॉन ए, और uvw फाइंड कर सकते हैं माइनस d अपॉन। क्लियर है? अब मुझे पता है जो मेरी क्यूबिक इक्वेशन है उसके अंदर u v w जो है वो उसके रूट्स है, तो मैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक इक्वेशन से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। a लैम्डा क्यूब माइनस प्लस होता है प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस b इज इक्वल टू 0। ये देखो ये क्यूबिक इक्वेशन होती है, हमारी इक्वेशन ये है। अब इसे कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या है, जो
लैम्डा क्यूब का कॉफिशिएंट है। यहाँ लैम्डा क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो होती है बी की वैल्यू। तो लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ये माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3, यही हो गया। सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो सी का जो लैम्डा का कॉफिशिएंट है, लैम्डा का कॉफिशिएंट क्या है, ये बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और डी की वैल्यू क्या है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है, वो ये रहा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये मैंने लिखे हुए हैं कि ए बी सी और डी की वैल्यू क्या क्या आई है। अब मुझे क्या निकालना है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्या कहता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। डी क्या है, माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये मेरा 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू, इसकी वैल्यू क्या है सी अपॉन, सी की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये मेरी वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यू वी डब्ल्यू, ये वो क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए। डी की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3। क्लियर है। अब ये जो मैंने वैल्यूज निकाला है, इन सब मुझे बनाने हैं फंक्शन। अब हमने u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कंप्यूट कर दिया, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कंप्यूट कर दिया और यू वी डब्ल्यू की वैल्यू को कंप्यूट कर दिया। अब हमें इनसे क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। अब जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें हमें ऑलरेडी इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, बट इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म, अभी तक हमने ये जो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया, अब हमने ये इक्वेशन को कंप्यूट किया, हम किस तरीके से करेंगे। जो पहला हमारा रूट आया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको फंक्शन बनाएंगे, तो f1 इज इक्वल्स टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, x को सारी जो टर्म है उसको एक साइड लेके आ जाएंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो राइट साइड है उसे लेफ्ट साइड लेके आएंगे। पॉजिटिव है तो ये साइड नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। इसी तरीके से f2 निकालेंगे और इसी तरीके से हम f3 निकालेंगे। क्लियर है, ये रहा f1 f2 और f3 हमने निकाल दिया है। f1 क्या है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। f2 आया u v v w w u माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमारा f3 आ गया। अब आपको पता है कि अब हम जो अभी पढ़े थे जैकोबियन का इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला, जस्ट आपको वो अप्लाई करना है। अब हम किस तरीके से करेंगे, हमें uv का जैकोबियन निकालना विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो -1 की पावर n क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने फंक्शंस हैं हमारे पास, कितने हैं 1 2 3, तो -1 की पावर 3 डेल, यानी जैकोबियन निकालना है f1 f2 f3 का विद रिस्पेक्ट टू x y z। फिर निकालना है जैकोबियन f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w। तो सबसे पहले हम जैकोबियन निकालेंगे f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x y z। आपको बताइए हम किस तरीके से निकालते हैं, पहले f1 का x के साथ, फिर f1 का y के साथ, फिर f1 का z के साथ। फर्स्ट रो में ये लिखा है f1 का x के साथ, f1 का y के साथ, f1 का z के साथ। फिर f2 आया f2 का x के साथ, f2 का y के साथ, f2 का z के साथ। फिर हम f3 निकालेंगे, फिर f3 का x के साथ, f3 का y के साथ और f3 का z के साथ। इस तरीके से मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। जस्ट अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को कंप्यूट करना है। f1x, f1 का जो फंक्शन 1 है इसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u v w y और z क्या है कांस्टेंट, इन सब का 0 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा -1। इसी तरीके से यहाँ भी -1, यहाँ पे भी -1। अब f2 का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर का कैसे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हमें पता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऐसी रहेगा, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला दिया, कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो -2x आएगा। इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y 2z। फिर इसका करेंगे f3 का x के रेस्पेक्ट में, फिर यहाँ किसका आएगा, इन सबका 0 हो जाएगा, किसका करना पड़ेगा -x³ का, तो -1/3 क्या है कांस्टेंट है, x³ का किस तरीके से करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, -1/3 ऐसी x³ का क्या आ जाएगा 3x², 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस का x², यहाँ -x², यहाँ -y², यहाँ -z²। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमने जस्ट इनकी वैल्यू को कंप्यूट कर दिया। अब हमने क्या करा, फर्स्ट जो रो है उसमें से -1 को कॉमन ले लिया, सेकंड जो रो है उसमें से -2 को कॉमन ले लिया और थर्ड जो रो है हमने -1 को कॉमन ले लिया।
इन तीनों को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बना वो क्या है, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बना। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमारे पास इस तरीके से की मैट्रिक्स आती है तो हमारे पास, हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं कि हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं कि जब मैट्रिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम कोई एक कॉलम या एक रो को जीरो बना लें, ताकि जो हम वैल्यू मैट्रिक्स की वैल्यू को कंप्यूट करें वो हम बहुत इजीली कर पाए। तो अब मुझे क्या करना है, या तो कोई रो या किसी कॉलम को मुझे जीरो बनाना है। तो उसके लिए अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 1 में से 1 को माइनस करूंगी तो यहाँ जीरो बन सकता है, और इसमें से इसको माइनस करूंगी तो यहाँ जीरो बन सकता है। तो मैंने क्या करा, कॉलम ऑपरेशन किया। ठीक है, ये तो आपको पता है कि 12th में हमें बहुत अच्छे से 12th में हमारे पास एक पूरा चैप्टर होता है जिसमें हम पूरा मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि किस तरीके से इन मैट्रिक्स की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कॉलम 2 में से जो कॉलम 2 है उसमें कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, यानी कॉलम 2 को अपडेट कर दिया। कॉलम 2 में वैल्यू क्या आएंगी, जब आप कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 0, y माइनस x y माइनस x, y स्क्वायर माइनस x का यहाँ आएगा आपका y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ इसलिए लिखा है y प्लस x और y माइनस x। फिर मैंने क्या करा, कॉलम 3 में से क्या कर दिया, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 1 0, z माइनस x और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। अब आप ये सोचोगे कि हम किस तरीके से जीरो बनाइए, हमें किस तरीके से पता चलेगा, ये तो आप खुद प्रैक्टिस से पता चलेगा कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स बनता है तो मैट्रिक्स में मेरे पास कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं या मैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। क्लियर है, अब इसमें से मैंने क्या करा, -2 बाहर ही है, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो कहाँ से लिया, ये जो कॉलम नंबर 2 है इसमें से y माइनस एक्स कॉलम कॉमन ले लिया, और ये जो कॉलम नंबर 3 है इसमें से मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो z माइनस एक्स बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ z माइनस एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा, z प्लस एक्स। अब सिंपल है, अब तो हम बहुत इजीली इसकी वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, तो x प्लस z बीच में माइनस आता है, फिर 1 की मल्टीप्लाई y प्लस x में, तो माइनस y माइनस x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अब हम सेकंड जीरो है तो हम किसी की मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो बन जाएगा, तो यानी बस a की वैल्यू को हमें कंप्यूट करना है। माइनस x से प्लस x कैंसिल, जस्ट आप वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे तो आएगी -2 x माइनस y z माइनस x y माइनस z। ये हमारा आ गया f1 f2 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू x y z। अब हमें क्या निकालना है, इसी तरीके से जैकोबियन निकालना है f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u v w। सिंपल इसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, f1 का u के साथ, f1 का v के साथ, f1 का w के साथ, ये लिखा हुआ है फर्स्ट रो में, फिर f2 का u के साथ, f2 का v के साथ, f2 का w के साथ, फिर f3 का u के साथ, f3 का v के साथ, फिर f3 का w के साथ। जस्ट हमने क्या करा है, इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा। अब हमारे पास जैसे f1 हमारे ये बना था u प्लस v प्लस w, तो अगर मैं f1 का u के रेस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा, ये बाकी सब कांस्टेंट 0, u का u के रेस्पेक्ट में 1, v के रेस्पेक्ट में करूंगी तब भी 1 आएगा, w के रेस्पेक्ट में करूंगी तो भी 1 आ जाएगा, तो ये क्या गया 1 1 1। क्लियर है, इसी तरीके से u के साथ और v के साथ, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे। f2 का पहले u के साथ, फिर v के साथ, फिर w के साथ, फिर f3 का u के साथ, v के साथ और w के साथ। अब इसमें भी आपको यही देखना है कि हम किस तरीके से इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहाँ का हम जीरो बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, कॉलम ऑपरेशन किया, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दिया, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो फर्स्ट रो में 2 जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो बन जाएंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी पड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि बस हमें एक के अक्रॉस ही वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जस्ट ये माइनस करके जीरो बन गए, फिर इसमें से सेकंड बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो अभी हमने फर्स्ट के लिए करा है वैसे ही इसके लिए करना है। ठीक है, अभी हमने एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकाला था ना, तो इसी तरीके से यू डब्ल्यू का भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी हम देखो सेम ही करा है। कॉलम 2 में से u माइनस v को कॉमन ले लिया, कॉलम 3 में से u माइनस w को कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, ये कॉमन, ये बाहर चला गया तो 1, यहाँ क्या बचा w, ये बाहर चला गया 1, क्या बचा है v। अब जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू को कंप्यूट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, v और w, v माइनस w, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका v माइनस w, और ये 0 0 रहेंगे। ठीक है, अब जस्ट आपकी वैल्यू आ गई माइनस u माइनस v, v माइनस w, w माइनस, जस्ट अब आपको वैल्यू रखनी है। तो -1 का क्यूब, आपका जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में क्या आया ये, और जैकोबियन u v z के रेस्पेक्ट में क्या आया ये। अब जब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था,
यही तो प्रूफ करना था, z x माइनस वाई वाई माइनस z z माइनस x u माइनस v माइनस w w माइनस u। अब जब आप देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है आपके जो क्वेश्चन में यही बन रहा होगा। क्लियर है? अभी हम देखते हैं यहाँ हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, f बनी। जब हमने वैल्यू को कंप्यूट किया था वो क्या थी, -2 x माइनस वाई z माइनस x और z माइनस o। तो यहाँ ये -2 है, ठीक है, z नहीं है, ये -2 है, x माइनस वाई वाई माइनस z और z माइनस x और u माइनस v v माइनस w और w माइनस u। तो हमें यही इसके अंदर प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यहाँ जैकोबियन जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है उससे आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फॉर अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। आपने मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमम निकालना हो तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये हम क्लास 12th में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन होता था, हम क्या करते थे, उसका dy ओवर dx यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन निकाल लेते थे, फिर उसको 0 के इक्वल रखते थे, फिर x की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, फिर x की वैल्यू को हम जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते थे उसमें रखते थे, फिर हम देखते थे कि वैल्यू जो है वो हमारी कैसे आई है। अगर नेगेटिव आई है तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव आई है तो मिनिमम है, 0 आती है तो हम बोलते थे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये आप ऑलरेडी 12th तक पढ़ के आए हो। 12th में हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते थे ना, अगर हमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो हम इसके अंदर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमम किसी भी फंक्शन के हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू का फाइंड आउट कर पाते हैं। क्लियर है? A function has a maximum at a, b if the function value near ab is smaller than ab। यानी फंक्शन के हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम, हाईएस्ट वैल्यू को मैक्सिमम बोलेंगे, लोएस्ट वैल्यू को मिनिमम बोलेंगे। इतना तो आपको समझ आ गया ना मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का क्या होता है। अब इसका डायरेक्टली हम देखते हैं वर्किंग रूल, कि वर्किंग रूल किस तरीके से हमारा काम करता है। गिवन z हमारे एक फंक्शन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। अभी हम दो वेरिएबल का देखेंगे क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है सेवरल वेरिएबल, तो हम दो वेरिएबल का देखेंगे और तीन का देखेंगे। दो वेरिएबल का वर्किंग प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ। जब हम तीन वेरिएबल की बात करते हैं तो हम लेग्रांजे मेथड्स का यूज करते हैं, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू fx, y, यानी जो हमें गिवन फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, आप उसमें p फाइंड करो। p क्या होता है? del z अपॉन del x, यानी जो भी आपका फंक्शन है उसका z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, q की वैल्यू का फाइंड आउट करो, r की वैल्यू को फाइंड आउट करो, s की वैल्यू को फाइंड आउट करो और t की वैल्यू को फाइंड आउट करो। सबसे पहला स्टेप है p q r s t की वैल्यू का फाइंड आउट करो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पुट p इज इक्वल टू del z अपॉन del x इज इक्वल टू 0। जो p और q की वैल्यू है उनको आप 0 के इक्वल रखो और उन इक्वेशन को सॉल्व करो कोई, और जब आप उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं a, b। फिर a, b जो पॉइंट है उसके अक्रॉस r s t की वैल्यू को फाइंड आउट करो। फिर क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में जब आपके पास r s t की वैल्यू आ गई तो फिर आप निकालो rt माइनस s स्क्वायर। अगर rt माइनस s स्क्वायर 0 से बड़ा है और r भी 0 से बड़ा है तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन कैसा है, मिनिमम है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, rt माइनस s स्क्वायर 0 से बड़ा है बट r जो है 0 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बोल देंगे। और rt माइनस s स्क्वायर आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो तो ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। और rt माइनस s स्क्वायर अगर आपका 0 हो जाता है तो वो डाउटफुल केस हो जाता है, फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इन तीनों पॉइंट में काम बन जाएगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस में p q r s t की वैल्यू का फाइंड आउट करोगे। फिर जो हमारा p और q है उसको 0 के इक्वल रखोगे। 0 के इक्वल रखने के बाद आप क्या करोगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, स्टेशनरी पॉइंट जिसको हम a, b बोल रहे हैं। जब आप उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे फिर उसके अक्रॉस r s t की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। फिर rt माइनस s स्क्वायर निकालोगे, फिर चेक करोगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है, मैक्सिमम है, और किस पॉइंट पे मिनिमम और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन 2024-25 में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन था क्या, एग्जामिन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आपको जो फंक्शन गिवन है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके देना था। तो आपको जो फंक्शन है sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y। अब इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल का यूज हुआ है, दो, एक x एक y। तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी जो अभी हमने वर्किंग प्रोसेस पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p निकालेंगे। p क्या होता है, जो आपका फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो sin x का क्या होगा,
कोस एक्स हो जाएगा, साइन वाई का 0 हो जाएगा क्योंकि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में 0, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, इनटू में एक्स प्लस वाई का करेंगे तो एक्स का एक्स में 1 हो जाएगा प्लस 0 तो 1 रहेगा। क्लियर है। फिर क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्यू क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी जो आपका जेड फंक्शन है उसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, साइन वाई का क्या हो जाएगा कोस वाई, प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, एक्स क्या है कोस एक्स प्लस वाई, इनटू में एक्स प्लस वाई का करेंगे तो एक्स प्लस वाई का करेंगे एक्स का क्या हो जाएगा 0, एक्स का क्या हो जाएगा 0 और वाई का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। पी फाइंड आउट कर लिया, क्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना आर। आर क्या कहता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी जो आपने पी निकाला उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, अब आपका इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करो, यानी जो हमारे पास ये है कोस एक्स प्लस वाई, आप इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करो। देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाते हैं आपको क्योंकि पहला क्वेश्चन है ताकि आपको इसमें डाउट ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, पी निकाला था, पी क्या था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी ये जो आपका फंक्शन है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स प्लस कोस साइन वाई का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में 0 होता है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का आप इंटू में करोगे तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में 0, तो ये क्या जाएगा आपका कोस एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब क्यू निकालेंगे, क्यू क्या होता है आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई, वो अभी हम निकाल चुके हैं, वो क्या है हमारा कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। क्लियर है, ये अभी हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब देखो यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है आर, पी क्यू आर। आर मैंने आपको क्या बताया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसका ये आप एक बार और डेरिवेटिव कर दो, यानी कोस एक्स प्लस वाई का एक बार और कर देता है, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और इंटू में एक्स प्लस वाई का करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। क्लियर है। पी क्यू आर एस, एस क्या था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब क्या है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, चाहे आप इसका एक बार वाई के रेस्पेक्ट में कर दो या उसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, तो जब हम करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, इसका हम क्या कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो कोस वाई का क्या हो जाएगा 0, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है। देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई तो हमारे पास है, अब हम इसी का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका हमने क्या करा एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। पी क्यू आर एस टी, टी क्या होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो कोस वाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई और कोस एक्स प्लस वाई का माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है। ये हमने सबसे पहले वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब ये क्या कहता है, जब आप वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे तो P और Q को आपको क्या करना पड़ेगा 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। सेकंड आपका जो अभी हम पढ़े थे वर्किंग प्रोसेस, उसमें सेकंड स्टेप क्या था, सबसे पहले तो आप P Q R S T की वैल्यू को फाइंड आउट करो, फिर सेकंड स्टेप क्या था कि P और Q की वैल्यू को आप क्या कर दो 0 के इक्वल रख दो। तो P की वैल्यू क्या है हमारी कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बना दो इसको एक 1, और कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई इन दोनों को 0 कर दो। ठीक है, यानी P और Q की जो वैल्यूज आई थी उनको हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें क्या करना है स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से इन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूं, तो देखो क्या बनेगा कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई में से हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं किसको कोस एक्स प्लस वाई, और ये पूरा किसके इक्वल है 0 के, तो ये क्या हो गया कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कोस एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस का कोस एक्स वाई प्लस का कोस एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मेरे पास बचेगा कोस वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स। तो अगर मैं दोनों तरफ देखूं तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा जो एक्स है वो किसके इक्वल है वाई के इक्वल। क्लियर है, ये तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि एक्स क्या है मेरे वाई के इक्वल है, क्योंकि कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स अगर मैं बोथ साइड
कोस इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मेरा क्या बचेगा y, यहाँ से भी कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x इक्वल टू y। अब मुझे पता चल गया जो मेरी x की वैल्यू वही मेरी y की वैल्यू है। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर जो मेरी 2 है इसके अंदर x की जगह y रख देती हूँ, यानी कोस y की इसमें इन इक्वेशन नंबर 2 मैं क्या करती हूँ, y की जगह x रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ y है तो कोस x प्लस कोस x प्लस y की जगह क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, कोस x प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 0। आपको पता है कोस 2x मैंने यही रहने दिया और ये प्लस का कोस x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का कोस x। आपने 12th में पढ़ा होगा कि कोस x अगर माइनस कोस x है तो उसे हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, कोस माइनस का कोस थीटा ही होता है, तो कोस 2x को मैं लिख सकती हूँ कोस 180 यानी पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ x, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू पाई माइनस x। x को मैं इधर लेके आऊंगी तो 2x प्लस x इज इक्वल टू पाई, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू पाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3 अपॉन में आएगा तो पाई बाय 3 और मुझे यहाँ पता है x और y मेरे दोनों इक्वल है, यहाँ से मेरी y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी पाई बाय 3। तो x और y की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इनकी वैल्यूज को पुट आउट करना है। जो मेरे RST थे ना, जो ये RST है, ये जो वैल्यूज है यहाँ मुझे x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है पाई बाय 3 और y की भी वैल्यू क्या है पाई बाय 3। वैल्यूज को पुट आउट करना है, जो है वैल्यू मतलब वैल्यूज रखकर इक्वेशन को सॉल्व करना और जो लास्ट में आंसर उसको सॉल्व करके देखना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, यहाँ तक आपको समझ आया किस तरीके से करा। अब हम डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ से हमारा पाई बाय 3 यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, r जो मेरा था, r क्या था माइनस x प्लस y, तो वहां आप क्या रखोगे, वैल्यूज रखोगे पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ 2 पाई बाय 3 ये जो है आपका माइनस साइन x माइनस का साइन x प्लस y। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो माइनस का साइन x माइनस साइन x की जगह क्या रख दूंगी, y है, y की जगह x रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस x ये हो जाएगा 2x। अब मुझे x की जगह क्या रखना है, पाई बाय 3 रखना है, तो माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस साइन 2 पाई बाय 3 और मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा साइन पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई अपन। अब इनकी वैल्यूज को अगर आपको नहीं आता कि भाई इनकी वैल्यूज मुझे नहीं पता कि साइन 60 की क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद ही नहीं होती, तो आपके पास एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर, कैसियो कैलकुलेटर होता है FX 1000 शायद, तो वो तो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से वहां ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और 2 पाई बाय 3 की भी क्या होती है √3/2। √3/2 √3/2 तो ये क्या हो जाएगा 2√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगी माइनस का √3। इसी तरीके से s की वैल्यू को फाइंड आउट करा, इसी तरीके से t की वैल्यू को फाइंड आउट करा, क्योंकि मुझे एंड में क्या चाहिए rt माइनस s²। जब rt माइनस s², r की वैल्यू रखोगे माइनस √3, t की भी माइनस √3 और माइनस माइनस √3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 3 माइनस 3/4, तो आप निकालोगे 9/4, यानी rt माइनस s² की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब हमने क्या देखना पड़ेगा कि r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है मेरी माइनस √3 यानी लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे, पाई बाय 3 पाई बाय 3। क्लियर है, और अगर आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम है, तो आपका जो फंक्शन है, जो आपका z फंक्शन है ना, ये sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y, इस पे आप क्या रख दीजिए, x और y की वैल्यू रख दीजिए, तो वहां से आपकी वैल्यू क्या आएगी 3√3/2। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए। क्लियर है, अभी हमने 2 वेरिएबल का पढ़ा कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, z इज इक्वल टू fx हमें गिवन है, तो हमने उसका पूरा वर्किंग रूल पढ़ा, क्या था एक बार और रिकॉल कीजिए, p q r s t को फाइंड आउट करा, फिर हमने क्या करा p और q को 0 के इक्वल रखा, फिर जो हमारी 2 इक्वेशन आती है उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके पॉइंट को फाइंड आउट करना है और फिर x y z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर x y z की जो वैल्यू आएगी वो r s t में रखनी है, फिर r s t की वैल्यू फाइंड आउट करके rt माइनस s² फाइंड आउट करना है, फिर देखना है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, फिर हम r की वैल्यू को देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है,
और उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट पे हम वो भी बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको बताया लैग्रांज हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे और उन तीनों वेरिएबल्स की के अंदर वो पूछेगा कि आप एक्सट्रीम वैल्यू बताओ। एक्सट्रीम का मतलब क्या, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हम किसका यूज करेंगे, लैग्रांज मेथड का। जैसे कि हमारे एक यू फंक्शन गिवन है जिसके अंदर 3 वेरिएबल है, अगर इस टाइप का हमें कोई फंक्शन गिवन होता है तो हम किससे करेंगे, लैग्रांज मेथड से करेंगे। और अगर हमें कुछ इस टाइप का गिवन हो x, y, तो वो किस तरीके से करेंगे, जो अभी हमने सॉल्व किया उसी तरीके से उसी वर्किंग प्रोसेस को फॉलो करके हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में क्या लिखा हुआ है, लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू of the function of 3 or more variable when the variables are connected by some relation। और जो वेरिएबल्स हैं x, y, z वो किसी न किसी रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी लैग्रांज मेथड कब यूज करेंगे, जब हमारे फंक्शन के अंदर 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो उस टाइम हम मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए लैग्रांज मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा u इक्वल टू f x, y और phi x, y। अब हमारे पास इसमें जो फंक्शन गिवन होते हैं, यानी इससे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, जो होता है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम गिवन होती है, इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो हमेशा यू हम उसको मानेंगे जिसको हमें क्वेश्चन बोलेगा कि आपको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, लीस्ट, अपर, छोटा, बड़ा। जहां पे भी वो बोलेगा कि इस चीज को, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर है, वो बोल रहा है कि टेम्परेचर को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो मुझे पता चल गया यू क्या है, मेरा टेम्परेचर। यानी यू हम हमेशा किसको मानेंगे, जिसको हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहेगा। फाई दूसरा, जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के अलावा जो दूसरा हमारा फंक्शन बनेगा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा, उसको हम क्या मानेंगे, फाई मानेंगे। क्लियर है, समझ आया, यू किसको मानेंगे और फाई किसको मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक लैग्रांज आइडेंटिटी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, del f upon del x plus lambda d phi over dx into dx plus del f upon del y plus lambda del phi into del y into dy plus del f upon del z plus lambda del phi upon del z into dz is equal to 0। ये आपकी क्या है, लैग्रांज आइडेंटिटी है। सबसे पहले u और phi को फाइंड आउट करा, उसके बाद ये लैग्रांज आइडेंटिटी लिखी। फिर लैग्रांज आइडेंटिटी में हमें क्या करना है, उसके बाद इनकी वैल्यूज को यहाँ लैग्रांज आइडेंटिटी में फाइंड आउट करना है और लिखना है। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारी पहले del f upon del x plus lambda del phi upon del x, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ऐसे सेकंड को, फिर थर्ड को, इन तीनों को 0 के इक्वल रखने से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस लैम्डा की वैल्यू। क्लियर है, यानी पहला जब हम इसको 0 रखेंगे तो हमें माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से इसको 0 रखेंगे तो माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और इसको 0 रखेंगे तो हमें माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करके देना है। थर्ड स्टेप, पहला क्या है आपका u और phi को फाइंड आउट करना है। देन सेकेंड आपका क्या है कि आपको लैग्रांज आइडेंटिटी लिखना। थर्ड क्या है, आपको चेक करना, जो आपको मतलब चेक क्या करना, जो आपके ये कंपोनेंट है जैसे dx के बराबर में जो लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल रखेंगे और माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, कंसीडर करोगे आप इक्वेशन 4, 5 एंड 6 और सॉल्व करोगे x, y, z। और x, y, z को जब आप सॉल्व करोगे, याद रखिएगा, जब आप इक्वेशन 4, 5 और 6 को सॉल्व करोगे, जिसमें x, y, z को सॉल्व करोगे, तो आप किसका यूज करोगे, फाई x, y, z का। इस फंक्शन का यूज करके आपको x, y, z की वैल्यू का फाइंड आउट करना है। देन यूज वैल्यू ऑफ x, y, z, जो भी x, y, z की आपकी वैल्यूज आएगी उनको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और वहां से आपको पता चल जाएगी कि एक्सट्रीम वैल्यू आपकी क्या होगी। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीटेडली पूछा गया है। 2014 में पूछा गया था, 2015 में, 2021 में, 3 साल पूछा गया ये क्वेश्चन। और हमेशा जब भी आता है तो ये 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिलेटेड है। अब आप जिस रूम में बैठो उस रूम में देखो उसकी कितनी साइड्स है। ये एक तरीके से आप रूम समझो, ये है ना आपका इस तरीके से रूम है। ठीक है, ये आपका चारों तरफ दीवार है। ठीक है, एक यहाँ है सामने, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्या है, एक नीचे एक ऊपर है। समझ पा रहे हो, एक नीचे है जमीन, एक ऊपर आपकी छत है। तो टोटल हमारे पास क्या है, 6 है। 6 डायमेंशन होती है ना। अगर हम एक बात करें रूम की, रेक्टेंगुलर बॉक्स की, तो उसके अंदर 6 डायमेंशन होती है। अगर मैं बोलूं कि ये जो रूम है इसकी छत नहीं है,
यानी इसका जो टॉप है वो नहीं है, टॉप ओपन है, तो इसकी डायमेंशंस कितनी होगी, उसकी डायमेंशन कितनी होगी 5। टोटल एक रूम की बात करें डायमेंशन उसके अंदर 6 होती है, लेफ्ट इधर वाला इधर वाला इधर इधर ऊपर और नीचे, क्लियर है 6 होती है। बट अगर मैं अपनी टॉप की जो मेरी छत होती है उसकी बात करूं तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है, एक इधर बाउंड्री 2 3 4 और एक नीचे जमीन, क्या उसके ऊपर छत के ऊपर क्या एक और अगर बना देंगे तो दूसरा फ्लोर ही बन जाएगा ना, जो आपकी सबसे टॉप होता है, जो आपका छत जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है 5। समझ आया 5 डायमेंशंस का मतलब क्या है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर मैं बोलूं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऊपर से ओपन है, तो ऊपर से ओपन का मतलब क्या है कि उसकी डायमेंशन कितनी है 5 है। और मैं बोलूं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्लोज है, तो क्लोज का मतलब क्या है कि उसकी डायमेंशन कितनी है 6 cm, यानी छत भी हमारी इंक्लूड है। समझ आया, आई होप आपको क्लियर होगा। तब इसके अंदर क्या लिखा है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हिच इज ओपन एट द टॉप हैज अ कैपेसिटी 32। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन से हमें पता चल गया कि कितनी डायमेंशन है 5। अभी बोलो उसकी कैपेसिटी कितनी 32। डिटरमाइन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, डिटरमाइन यूजिंग Lagrange मेथड ऑफ मल्टीप्लाई द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स सच दैट द लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो डायमेंशंस है बॉक्स की, इस तरीके से हमें लाइक मटेरियल लगाना है कि हमें जो मटेरियल है वो कम से कम हमारा लगे कंस्ट्रक्ट करने में उस बॉक्स। तो इसका मतलब बॉक्स हम कहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे, दीवार से तो करेंगे। अगर ये वाली मैं बात करूं तो ये वाली दीवार एक्स जेड प्लेन में, सामने वाले की बात करूं तो एक्स वाई प्लेन में, ये वाली बात करूं तो एक्स जेड प्लेन में। तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ सरफेस एरिया की। यानी क्योंकि जो आप हम बात करें कि पूरा हमें डायमेंशन बनानी है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, तो वो किससे बनेगा, डायमेंशन से बनेगा। और डायमेंशन का मतलब क्या है, उसका सरफेस एरिया। तो इसका मतलब हमें लीस्ट जो वर्ड है वो कहाँ यूज हुआ, उसके सरफेस एरिया में। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा यू है वो मुझे कौन सा मानना है, यू क्या है मेरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 2xy 2yz 2zx, तब जब हमारा टॉप क्लोज रहता है। बट यहाँ टॉप ओपन है तो वो क्या हो जाएगा 2 हट जाएगा, यानी 5 डायमेंशन है xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है, यानी क्या है कि आपके जो रूफ है वो नहीं है, छत नहीं है, नीचे जमीन है और चारों तरफ बाउंड्री। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया कि क्वेश्चन क्या था, सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऊपर से ऊपर है, कैपेसिटी गिवन है, वो कह रहा है कि इस तरीके से हमें मटेरियल लगाना है कि हमें कम से कम मटेरियल लगे उस डायमेंशंस को बनाने में या उस बॉक्स को कंस्ट्रक्ट करने में। तो बॉक्स को कंस्ट्रक्ट जब हम करेंगे तो किसके ऊपर काम करेंगे, हम बॉक्स की सरफेस एरिया के ऊपर काम करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर तो काम नहीं करेंगे। हम किसके ऊपर करेंगे, सरफेस एरिया के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मुझे सरफेस एरिया को क्या करना है, लीस्ट यानी मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, वॉल्यूम क्या होता है किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स का, L इंटू बी इंटू एच, यानी x इंटू वाई इंटू जेड, वो कितना आपका 32 कैपेसिटी। और सरफेस एरिया क्या होता है xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ से 2 आपको पता है क्यों हट गया, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है। तो अब मुझे पता चल गया यू में किसको मानूंगी, यू में मानूंगी xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको मैं यू मानूंगी क्योंकि मुझे इसको ही मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। और फाई में किसको मानूंगी, x वॉल्यूम को। v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 32, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई जेड 32 को इधर ले आएंगे तो माइनस 32 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यू और फाई को फाइंड आउट कर लिया कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू और फाई क्या है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या था, लेग्रांजे आइडेंटिटी। लेग्रांजे आइडेंटिटी से पहले हम क्या करते हैं, टोटल डेरिवेटिव का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम डी फाई डी एक्स डी फाई डी वाई डेल फाई डेल जेड इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, डायरेक्टली ये लेग्रांजे आइडेंटिटी लिखो। देखो लेग्रांजे आइडेंटिटी क्या है, लेग्रांजे आइडेंटिटी कहती है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। मैं लिखती हूँ फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अब जैसे मुझे टोटल डेरिवेटिव का यूज नहीं करना, सबसे मुझे बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। यू और फाई को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सेकंड में क्या लिखा है, लेग्रांजे आइडेंटिटी लिखी। अब मुझे यहाँ से फंक्शन पता चल गया कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन मेरा कौन सा है, एफ क्या है मेरा, जो यू होता है वही मेरा एफ होता है। तो वो क्या है, एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, और फाई क्या है मेरा,
एक्स वाई जेड माइनस का 32। क्लियर है। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पहला क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी जो फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, पहला ही टर्म क्या है एक्स वाई, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा वाई। ठीक है। सेकंड है 2yz, 2yz में x है नहीं तो इसकी टर्म का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्या होगा 2zx, x का x के रेस्पेक्ट में 1 तो क्या बचेगा 2z। क्लियर है। प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यानी फाई का x के रेस्पेक्ट में, फाई का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का x में 1 हो जाएगा, क्या बचेगा yz। और 32 तो कांस्टेंट है वो 0, यानी पहली टर्म निकाल दी dx। प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, फर्स्ट वाली इक्वेशंस में जो फंक्शन है उसका y के रेस्पेक्ट में, पहला है एक्स वाई, वाई का वाई में क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा x। प्लस 2yz, वाई का वाई में 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2z। प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई, यानी फाई का y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का y में 1 हो जाएगा, क्या बचेगा xz इंटू dy, सेकेंड होगी। प्लस थर्ड वाला डेल फाई अपॉन डेल जेड, यानी फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में, यहाँ z है नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ z है यस, z का z में क्या हो जाएगा 1 तो क्या बचेगा 2y। प्लस z का z में 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड, यानी फाई का z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा xy इंटू dz इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, सिंपल। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यानी सेकेंड इक्वेशन जो हमारा सेकेंड था हमने सेकेंड स्टेप तक पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो आया है इसको 0 के इक्वल रखना है और मुझे माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही तो है माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमने इक्वेशन निकाले क्या वो सही है, ये डायरेक्टली मैंने आपको करके दिखा दिया पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, ये जो dx का कॉफिशिएंट है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, dy का जो कॉफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, dz का कॉफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब मुझे इन तीनों इक्वेशन को की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना, माइनस लैम्डा की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन से जब मैं माइनस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो वो क्या आएगी y प्लस 2z अपॉन yz। सेकंड वाले से फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगी x प्लस 2z अपॉन xz। थर्ड वाले से फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगी 2y प्लस 2x अपॉन xy। क्लियर है। अब मैंने माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इन वैल्यूज की यानी इन इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है x y z। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी y प्लस 2x, ये जो माइनस लैम्डा की तीनों वैल्यू है, अब मुझे इसको कंप्यूट करना है, इससे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। तो आप देखो मैं डिनोमिनेटर किस तरीके से सेम कर सकती हूँ, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं और x से डिवाइड कर दूं, यहाँ मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं y से डिवाइड कर दूं, यहाँ मैं z से मल्टीप्लाई कर दूं z से डिवाइड कर दूं, तो नीचे x y z बन जाएगा, जो मैं तीनों का कैंसिल कर दूं। ठीक है, तो मैंने यही करा। यहाँ फर्स्ट कोएफिशिएंट में x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, सेकंड में y से मल्टीप्लाई y से डिवाइड, थर्ड में z से मल्टीप्लाई z से डिवाइड। जब मैंने ऐसा करा तो मेरी जो है x y z की जो नीचे डिनोमिनेटर है वो टोटली मेरे कैंसिल हो गए। तो मुझे पहला क्या मिला, xy प्लस 2zx इज इक्वल टू xy प्लस 2zy इज इक्वल टू 2yz प्लस 2zx। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इनमें से किसी दो को इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू को निकालनी है और z की वैल्यू को निकालनी है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखा, तो xy प्लस 2zx इज इक्वल टू 2yz प्लस 2zx। इससे ये कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 2yz, y से y कैंसिल, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 2z। क्लियर है। अब ऐसे नहीं सोचना कि फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं रखा, आप रख सकते हो। वो मैंने फर्स्ट और थर्ड को इसलिए रखा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2xz है, यहाँ पे भी 2xz है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको रखा। क्लियर है। अब मैं सेकंड और थर्ड को रखूंगी, सेकंड और थर्ड को जब रखूंगी तो xy प्लस 2zy इज इक्वल टू 2yz प्लस 2zx। यहाँ से जब मैं करूंगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आएगी 2z। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा x इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू 2z। समझ आया। यानी x और y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2z के इक्वल है। जब हमने x की वैल्यू निकाली वो भी 2z के इक्वल है, y की वैल्यू निकाली वो भी 2z के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं x y की वैल्यू दोनों इक्वल है, जिसको हम बोल रहे हैं 2z। अब मुझे मेरा क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम मुझे 32 गिवन था, तो x y z की मुझे वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू क्या है, x और y क्या है इक्वल, तो x ऐसी रहने दिया, y की जगह मैंने क्या रख दिया x। अब z की वैल्यू को मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी, z की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी, देखो ये रहा ना, x इज इक्वल टू 2z निकाला मैंने, z की वैल्यू निकाली तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू z। यहीं से आप इक्वेशन नंबर 9 से ही देख सकते हो, यहाँ से मैंने क्या निकाली, z की वैल्यू
को फाइंड आउट कर लिया। z की वैल्यू क्या आई, x/2 इज इक्वल टू 32। तो x ये क्या हो गया, x क्यूब, 32 इंटू 2 64, x क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो यहाँ से मुझे पता चल गया x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो y की भी 4 आएगी, और z की क्या है, x की वैल्यू 4/2, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। तो यहाँ से मुझे x y z की वैल्यू फाइंड आउट मेरी हो गई। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू और फाई किसको मानना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हमें किसको मानना है, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, दूसरे वाले को फाई मानना है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था द pressure T at any point xyz in space in temperature given है, ये हमें टेम्परेचर फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ अ यूनिट स्फीयर। इसका यूनिट स्फीयर गिवन है आपको यूजिंग लैग्रांज मेथड। ये स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, और दूसरा आपके यहाँ बात हुई टेम्परेचर की। तो मैं किसको, अब मुझे वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें किसको मिनिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है। यू में किसको मानूं, यू में किसको मानूंगी, जिसको मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। अब ये डायरेक्टली बोला कि हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट किसके लिए यूज हुआ, टेम्परेचर के लिए। इसका मतलब ये जो मेरा टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, मुझे इसको यू मानना है, और इसको क्या मानना है, ये जो इक्वेशन गिवन है ये है मेरी फाई। क्यों, क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है और ये मेरे फाई की तरह वर्क करेगी। तो टी क्या है मेरा 400xyz², और फाई क्या है मेरा x² + y² + z²। 1 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो -1 = 0। क्लियर है। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया टोटल डिफरेंशिएशन कर लो या आप डायरेक्टली कर लो। तो यहाँ मैंने टोटल डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला लिखा है। dt का निकालेंगे तो ∂f/∂x dx, ये हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। ∂f/∂y into dx, ∂f/∂z into dz, dy और dz। ठीक है, dy यूज किया है, dz। इसी तरीके से फाई, d फाई निकालेंगे तो ∂φ/∂x into dx, ∂φ/∂y into dy, ∂φ/∂z into dz। अब सिंपल आपको फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो 400xyz², x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 400yz² into dx, प्लस इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या बचेगा 400xz² into dy। फिर क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो z के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, क्या 400 देखो xyz², तो 400xy तो आपका क्या कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, x² के क्या करेंगे पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो ये क्या हमारा बन जाएगा 800xyz। क्लियर है। और जब भी हम 400xyz² की जब मैं बात करूं, मैं कह रही हूँ इसका मैं x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो यानी 400yz² तो मेरा कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, और x के रेस्पेक्ट में क्या हो जा रहा है 1। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 400yz² किसका डिफरेंशिएशन है, x। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 400xy 2z into dz। क्लियर है। इसी तरीके से d फाई की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा x² का 2x, y का करेंगे तो 2y, z का करेंगे तो 2z ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए dt को मैं 0 के इक्वल रखूंगी। dt को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो इक्वेशन, ये जो मेरी इक्वेशन है इसमें 400 मेरा कॉमन आ जाएगा, 400 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 0 है तो 400 0 हो जाएगा। यहाँ मेरा क्या बचेगा yz² dx प्लस xz² dy प्लस 2xyz into dz इक्वल टू 0। इसी तरीके से जो मेरी d फाई की इक्वेशन है इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगी, तो क्या बचेगा x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। और ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बनेगा x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। अब आप देखना, जो ये मैंने टोटल डेरिवेटिव निकाला है, ये मैंने क्यों निकाला, अभी जब हम लैग्रांज आइडेंटिटी में इनकी वैल्यूज रखेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज उठा के रख देंगे। ठीक है, अब क्या है मुझे, अब देखो ∂f/∂x, अब मुझे ∂f/∂x की वैल्यू को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। देखो जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने ये पार्ट नहीं दिया था जो आपका टोटल डेरिवेटिव का था। ठीक है, वो मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखाया था। अब आप देखो कि टोटल डेरिवेटिव से क्या फायदा होता है, ∂f/∂x यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा yz², फंक्शन का y के साथ तो xz², z के साथ 2xyz, फाई का x के साथ x आएगा, फाई का y के साथ y आएगा, फाई का z के साथ z आएगा। सिंपल। अब मुझे यानी इन इक्वेशन से मुझे डायरेक्टली लैग्रांज आइडेंटिटी
dt का पूरा फॉर्मूले की वैल्यूज मिल गई. जस्ट वैल्यूज को रखा. अब हमें क्या है कि ये जो हमारे कोफिशिएंट है dx का इसको 0 के इक्वल रखो, dy का इसको 0 के इक्वल रखो, dz को इसके 0 के इक्वल रखो. अब ये जो हमारी इक्वेशंस होती है हमें क्या करना पड़ता है, इन इक्वेशन से वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है. बट अगर आप माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है. बट ये जो 6, 7, 8 इक्वेशन है यहाँ से आप डायरेक्टली लैम्डा माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 में x, y, z की मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी इसमें x की, इसमें y की और इसमें z की. क्या कह रही हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 6 में आप x की मल्टीप्लाई कर दें. x की करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर. और फिर तीनों को प्लस कर दो. फिर यहाँ करेंगे y की मल्टीप्लाई. तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 8th वाले में z की. तो ये क्या बन जाएगा, 2x y z स्क्वायर प्लस लैम्डा z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स वाई जेड स्क्वायर 2x y z स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, 2, 3, 4. तो ये क्या हो जाएगा, 4x y z स्क्वायर प्लस इसमें ये इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा. क्या बचेगा यहाँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्लियर है. देखो डायरेक्टली हाँ यही लिखा हुआ है. अब यहाँ से माइनस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट. अब 4x y z स्क्वायर प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब हमें जो गिवन क्वेश्चन था आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1. यानी हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह यहाँ क्या रख सकते हैं, 1. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x y z स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0. तो डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस है, इधर जाके राइट साइड में क्या हो जाएगी, माइनस. तो माइनस 4x y z स्क्वायर. ये जो अब लैम्डा की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 है. जब हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी 7, 8. अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 6, 7, 8 में से हम x y z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ये जो हमारे y z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, y z स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर y z स्क्वायर. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. y z स्क्वायर से y z स्क्वायर कैंसिल. तो यहाँ क्या बचा, 4x स्क्वायर. 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2. क्लियर है. इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 7 लेंगे. 7 क्या है, x z स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y स्क्वायर z स्क्वायर. तो यहाँ से x z स्क्वायर से x z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचेगा, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2. इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 8 में हम क्या फाइंड करेंगे, z की वैल्यू जो क्या आएगी 1/√2. अभी जो x y z की वैल्यू है, जैसे हमें क्या करना है, जो हमें प्रेशर टेम्परेचर गिवन था 400 x y z स्क्वायर, वहाँ उनकी वैल्यू को पुट आउट करना है और टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. जस्ट हमने वैल्यूज को पुट आउट किया. x की वैल्यू क्या 1/2, y की भी 1/2, z की 1/√2 का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 8, 400/8. t की वैल्यू क्या आ गई, 50. आई होप आपको क्लियर होगा. तो इस क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना था. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से डेफिनेटली आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है. क्लियर है. अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका अप्रोक्सीमेशन एरर. बेसिकली अप्रोक्सीमेशन एरर क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन एरर हमें बताता है कि आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू उनके बीच में कितना डिफरेंस है, वो हमें बताता है अप्रोक्सीमेशन एरर. क्लियर है. इफ अगर हमारा डेल एक्स और डेल वाई एक स्मॉल चेंज है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, देन डेल जेड एक हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर है जेड के रेस्पेक्ट में. तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, dz इज इक्वल टू del f अपॉन del x इनटू dx. यानी टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला del f अपॉन del y इनटू dy. जहां जो del x है वो हमारा एरर है x के अंदर, और del x अपॉन x जो है होता है वो हमारा रिलेटिव एरर होता है. और अगर हम उसके अंदर 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या होता है, परसेंटेज एरर बन जाता है. क्लियर है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो इसमें जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है वो क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है आप उसे क्या ले लो, लॉग ले लो. बोथ साइड लॉग ले लो. लॉग लेने के बाद आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो यूजिंग टोटल डिफरेंशिएशन. टोटल डिफरेंशिएशन हम लेक्चर नंबर जो हमारा मतलब इस यूनिट के अंदर हम जब टोटल डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो हम बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था टोटल डिफरेंशिएशन. तो हमें क्या करना है, टोटल डिफरेंशिएशन करना है. फिर हमें क्या करना है, एट लास्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करनी है और वहां हमारा फाइंड आउट हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन एरर. क्लियर है. तभी से जो क्वेश्चन है वो आपको ET 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था. तो क्वेश्चन था क्या, फाइंड द परसेंटेज एरर इन अ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स when the error is 1% is made in measuring each side.
हर साइड को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें कितना एरर आ रहा है, 1% का एरर आ रहा है ईच साइड। याद रखिए हर साइड को जब हम मेजर कर रहे हैं तो हर साइड में यानी लेंथ में, जब हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं उसमें भी 1% का एरर आ रहा है, ब्रेथ को मेजर कर रहे हैं तो भी 1% का एरर आ रहा है, हाइट को मेजर कर रहे हैं तो भी हमारा 1% का एरर आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ किसकी बात हुई है? वॉल्यूम की बात हुई है। तो वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर का? L इंटू बी इंटू एच। अब सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या कहता है कि लॉग ले लो, जो बोथ साइड लॉग ले लो। तो V इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो हम क्या ले लेंगे? दोनों साइड लॉग ले लेंगे। अब लॉग की आपको प्रॉपर्टी पता है कि लॉग m इंटू, अगर दो मल्टीप्लाई में m इंटू n तो हम लिख सकते हैं उन्हें प्लस में, log m प्लस log n। इसी तरीके से V इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच है। जब हम log लेंगे तो ये log v हो जाएगा इज इक्वल्स टू, फिर log हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब में मल्टीप्लाई में हम इनको कैसे लिख सकते हैं? प्लस में। तो कैसे लिखेंगे? log L प्लस log b प्लस log h। क्लियर है? अब जस्ट इनका log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। log v क्या होगा? 1 अपॉन v। और v का क्या होगा? डेल v। ठीक है? इसी तरीके से log L का क्या होगा? 1 अपॉन L इंटू डेल L। और log b का क्या हो गया? 1 अपॉन b इंटू डेल b प्लस log h क्या हो गया? 1 अपॉन h इंटू डेल h। क्लियर है? अब हमें क्या करना है इसमें? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? जब आप डिफरेंशिएशन कर लो तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दीजिए, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल एच अपॉन एच इंटू 100। और ये तो हमें वैल्यू की ये हमें बता रहा है कि जब हम मेजर कर रहे हैं डायमेंशन, जब हम साइड्स को मेजर कर रहे हैं तो उसका जो परसेंटेज एरर है वो कितना है? 1% है। इसका मतलब डेल एल अपॉन एल, यानी जो लेंथ में हमारा एरर आ रहा है वो कितना है? 1। ब्रेथ में कितना आ रहा है? 1। और हाइट में कितना आ रहा है? 1। तो ये क्या हो गया हमारा? 3। इसका मतलब जो हमारे अप्रोक्सीमेशन एरर की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई हमारी 3%। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो मैंने आपको इतने से में करके दिखा दिया। ठीक है? ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया था। तो आप देखो कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत आपसे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आईआईटी या बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया आपको गेट के क्वेश्चन पूछा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहे। इजी क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, पीवाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि 70% जो पेपर आता है वो आपका पीवाईक्यू से आता है। तो पीवाईक्यू जो मैं आपको करा रही हूँ, आपको एक भी का मतलब एक सिंगल क्वेश्चन में नहीं छोड़ना है। ठीक है? ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली सारे करने हैं, और जो भी मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं शीट के अंदर अटैच कर दूंगी। जैसे आप एक बार उस शीट्स को गो थ्रू कर लेना, जब आपके सेशनल्स या पीयूटी वगैरह हो तो आप उसको एक बार सॉल्व कर लेना। कोई भी डाउट आता है आपको पता है, आप आपसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? ये हमारा मेथड नंबर बनता है। एक मेथड नंबर 2 भी आता है जिसकी हेल्प से हम अप्रोक्सीमेशन एरर को फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता है? कंसीडर जब हमारे पास फंक्शन u इक्वल टू fx होता है, एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, अगर u इक्वल टू 2 fxy, यानी जहां हमारे पास 2 वेरिएबल हो, u इक्वल टू xyz जहां हमारे पास 3 वेरिएबल हो। इसका मतलब ये जो मेथड नंबर 2 है वो सिंगल वेरिएबल के लिए भी है, डबल वेरिएबल के लिए भी और ट्रिपल वेरिएबल के लिए। ठीक है? सबसे पहले हम वही फंक्शन ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे x dx y dy z dz होते हैं उनके राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे। अगर 2.01 है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? नियरेस्ट वैल्यू 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर है? देन हम क्या करेंगे? यूज दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। ये आपका टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इसमें जस्ट आप वैल्यूज को फाइंड आउट वैल्यूज रखोगे और फाइंड आउट करोगे, और लास्ट में जो आपका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आएगी वो आएगी f प्लस डेल f, यानी फंक्शन प्लस जो आपने df की वैल्यू को फाइंड आउट किया, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। इसका क्वेश्चन अभी आपके पिछले साल ही पूछा गया था, 2025-26 में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपकी इसकी। फंक्शन है आपका 3 वेरिएबल का x y z। ठीक है? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे फंक्शन में कितने वेरिएबल है? 3, f x y z। ठीक है? अब u को मैं मान सकती हूँ इसकी पावर 1/2 है। अगर मेरी x की पावर 1/2 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? √x लिख सकती हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। क्लियर है? अब यहाँ लिखा है इस पूरे की x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना हर टर्म को, ताकि ये x प्लस dx में डिवाइड हो जाए। यानी मुझे x को क्या करना है? x की वैल्यू क्या है? देखो अब मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ हमें करना क्या है।
ठीक है, वैल्यूज बहुत ध्यान से देखने, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि क्या है हमारा जो क्वेश्चन है, वो हमें गिवन है 0.98 का होल स्क्वायर प्लस 2.01 का होल स्क्वायर प्लस 1.94 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने आपको बताया 3 वेरिएबल है, तो हमें बता सकते हैं जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर 3 वेरिएबल है x, y, z, और जो हमारा फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, रूट की फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू को बात करें तो वो है 0.98। अब मुझे इस x की वैल्यू को इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, x प्लस डेल x में। 0.98 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको सोचो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1, बीच में हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस 0.02। अगर मैं 1 में से 0.02 को माइनस करूंगी तो 0.98 ही आएगा ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2.01 को मैं लिख सकती हूँ 2.0 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1.94 को, कि मैं 2 में से अगर माइनस कर दूं 0.06 तो वो मेरा 1.94 ही बनेगा की पावर 1/2, या हम बोल सकते हैं उसका होल स्क्वायर। तो ये हमने किस फॉर्म में बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी वैल्यूज है उनको आपको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है ताकि वो आपका x प्लस डेल एक्स इस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, y प्लस डेल वाई प्लस z प्लस डेल z की पावर 1/2। एक बार देखो कि हमने क्या करा, हमारे पास क्या था 0.98 था, हमने क्या करा 0.98 को क्या लिखा, 1 में से अगर मैं माइनस करूंगी 0.02 को तो 0.98 ही आएगा। 2.01 को मैंने क्या लिख लिया, 2 प्लस 0.01 तो 2.01 ही आएगा। 1.94 को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि मैंने 2 में से माइनस करा 0.06 तो मेरा क्या बना, क्या बचेगा 1.94। क्लियर, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करना है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या है मेरी 1, कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू क्या है 1, डेल x की वैल्यू क्या है माइनस 0.02, y की वैल्यू क्या है 2, डेल y की वैल्यू क्या है 0.01, z की वैल्यू क्या है 2 और डेल z की वैल्यू क्या है माइनस 0.06। अब मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं यहाँ रखती हूँ 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 यानी 3। तो मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, मेरी 3 है। अब बस मुझे क्या करना है, डेल एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में मुझे किसको प्लस करना है, एफ प्लस डेल एफ को। तो एफ की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 3, अब मुझे डेल एफ की फाइंड आउट करनी है। अब डेल एफ की जो वैल्यू होती है वो हम टोटल डेरिवेटिव से फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डी वाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। क्लियर है। अब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको पता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो अंडर रूट एक्स इसका मैं करती हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अंडर रूट एक्स क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स होना चाहिए था बट एक्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे इनटू में इसका डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का करूंगी तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई का क्या हो जाएगा 0, जेड का क्या हो जाएगा 0। तो ऊपर क्या आएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा बचेगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी डेल एफ की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मुझे पता है x की वैल्यू क्या है यहाँ 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3, जो मुझे पता है। तो यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/3। इसी तरीके से डेल एफ अपॉन डेल वाई की फाइंड आउट करूंगी तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो अंडर रूट एक्स से क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स होना चाहिए था बट है नहीं, तो इनटू माय डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में 0, तो 2 से 2 कैंसिल। ये मेरा क्या आएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है मेरी 2, तो ये क्या बनेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई मेरा बनेगा 2/3, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब डेल एफ अपॉन डेल जेड की बात करूं तो वो भी मेरा क्या आएगा z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या है 2
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3। क्लियर है। अब मुझे डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल गई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की मिल गई, डेल एफ अपॉन डेल जेड की मिल गई। अब जस्ट मुझे क्या करना है, वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आई है इसमें पुट आउट करना है, डेल एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डेल एफ की वैल्यू को जब मैं फाइंड आउट करूंगी तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 1/3 इंटू में dx, dx की वैल्यू क्या है मेरी, ये रही डेल एक्स जो है ये dx है, ये dy है, ये dz है। तो यहाँ मेरी dx की वैल्यू क्या आएगी -0.02, तो -0.02 प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है मेरी 2/3 इंटू और डेल वाई की वैल्यू क्या है 0.01 प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है 2/3 इंटू dz की वैल्यू क्या है -0.06। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा -0.04। क्लियर है। और लास्ट में हमें क्या करना है, f प्लस डेल एफ की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस का 0.04। तो 3 में से जब आप माइनस करोगे 0.04 तो आपका क्या आएगा 0.96। इसका मतलब जो आपके ये वैल्यू है जिसको फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आई है आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.96। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले साल ही एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अप्रोक्सीमेशन एरर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से पीवाईक्यूज में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसा नहीं है 2 नंबर में पूछ ले जा रहा है, वहाँ 7 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स की क्वेश्चन कराए वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको ज्यादातर पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करा दिए। ठीक है, इस यूनिट से जितने भी आपके पीवाईक्यूज पिछले 3 साल में केटी में पूछे गए थे मैंने सारे पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करा दिए। आपको बस क्या करना है, इन नोट्स से आपको रिवीजन करना है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस वीडियोस के अंदर कराए सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं समझ आते दोबारा तो दोबारा वीडियोस देखो और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी वो शीट जिसमें यूनिट 1 के आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर लेना। अभी हमारा यूनिट 1 कंप्लीट तो हो चुका है बट हमारा एप्लीकेशन पार्ट रह गया जिसमें जो कि हमारा नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन पार्ट हमारा क्या होगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस और वन शॉट वीडियोस आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ला रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारी किसी भी वीडियोस के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को मल्टी आइटम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। और अगर आप iOS यूजर हो तो आप हमारी वेबसाइट multiatoms.com पे जाकर वहां से हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो।